Hi there and welcome to this series of Virtual University Final Term Exams Preparation। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको MGT 503 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले एक टाउस मैट्रिक्स इज़ प्राइमरीली यूज फॉर। टाउस मैट्रिक्स का अगर हम देखें बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए? द आंसर इज स्ट्रैटेजी मैचिंग। स्ट्रैटेजी मैचिंग के लिए सो टाउस मैट्रिक्स हेल्प्स मैच an organization's internal strength and weaknesses with external opportunities and threat to develop effective strategies। टाउस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए मैच किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की जो भी अंदरूनी जो भी मजबूती है और जो खामी होती है, साथ में जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है और जो थ्रेट है जो बाहर से ख़तरा है या जो अपॉर्चुनिटी है, ताकि डेवलप करें इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। तो चार चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। जिस तरह शॉर्ट है एनालिसिस, तो ये उसका उलट है, ये एक तरह से जो ये एब्रीवेशन है। नेक्स्ट ये कि इन टाउस एसओ स्ट्रेटजीज M2। एसओ जो स्ट्रेटजी है उसका अगर हम एम देखें इनमें से, तो वो क्या है कि यूज़ स्ट्रेंथ टू एक्सप्लॉयट अपॉर्चुनिटीज़। स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ को हम एक्सप्लॉयट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी हो गए एसओ। सो एसओ स्ट्रेटजीज यूज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ टू टेक एडवांटेज ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़। एसओ स्ट्रेटजीज में ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा हासिल किया जाता है जो भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनका। नेक्स्ट वन ये कि WT स्ट्रेटजीज आर जनरली, WT स्ट्रेटजीज आमतौर पर हम देखें तो क्या होती है, वो होती है ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, इनकी वीकनेस थ्रेट वाली। सो वीकनेस थ्रेट स्ट्रेटजीज आर डिफेंसिव बिकॉज दे एम टू रिड्यूस वीकनेसेस एंड अवॉइड एक्सटर्नल थ्रेट। अब ये जो डिफेंसिव होंगे, क्यों एक तरफ वीकनेस भी और एक तरफ थ्रेट भी है, इंटरनल वीकनेस है और एक्सटर्नल थ्रेट है, तो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज होंगी, क्योंकि इनका एम क्या है कि रिड्यूस किया जाए, कम से कम किया जाए जो भी वीकनेसेस है और अवॉइड किया जाए जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं उसको। नेक्स्ट वन ये कि शॉर्ट एनालिसिस इवेल्यूएट्स। अब जो शॉर्ट एनालिसिस है उसमें इवेल्यूट किया जाता है क्या? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सो शॉर्ट एनालिसिस शॉर्ट एनालिसिस इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अलॉन्ग विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। शॉर्ट के अंदर एनालाइज किया जाता है, तजिया किया जाता है जो भी अंदरूनी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है, साथ में जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और थ्रेट है। अंदर क्या है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, और बाहर क्या है ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं और ख़तरा भी है। नेक्स्ट वन ये कि स्पेस मैट्रिक्स स्टैंड्स फॉर। स्पेस मैट्रिक्स जो इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें जो कि एक एब्रीविएशन है, वो है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन इवेल्यूशन। सो दिस वन इज़ द आंसर। So space metric helps determine the strategic position of an organization and suggests best suitable strategic action। space metrics मदद करता है तयन करने में जो strategic position एक organization होती है और suggest करता है जो suitable strategic action है जिनको लिए जाए। नेक्स्ट है कि which dimension is not part of space metrics। इनमें से कौन सी dimension जो है space metric का हिस्सा नहीं है? The answer is employee satisfaction, जिसको हम कहते हैं employee satisfaction। सो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इज़ नॉट अ स्पेस मैट्रिक्स डायमेंशन। तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जो है वो स्पेस मैट्रिक्स की डायमेंशन नहीं है। द 4 डायमेंशंस आर, तो जो इसकी 4 डायमेंशन है वो हैं कौन कौन सी? वो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होता है, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी भी होता है और इंडस्ट्री स्ट्रेंथ भी होता है। तो अब इसको इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, दो तो स्ट्रेंथ हो गई, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री स्ट्रेंथ हो गई। बाकी इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया जो एक एज मिल रहा है कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, और इसके अलावा एनवायरनमेंट का स्टेबल होना, स्टेबल इन्वायरमेंट में काम करना। तो इस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक एन एग्रेसिव पोजीशन इन स्पेस मैट्रिक्स सजेस्ट। एक एग्रेसिव पोजीशन जो होती है स्पेस मैट्रिक्स में, वो इनमें से क्या बताती है? वो है एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज, जो एक्सपेंशन होना, एक्सपेंशन की तरफ जाना। सो एन एग्रेसिव पोजीशन indicates the firm has strong capabilities and should pursue growth and expansion। तो जो स्ट्रेटेजिक एग्रेसिव पोजीशन होती है वो इंडिकेट करती है कि फर्म के पास स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ है और परस्यू करना चाहिए ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ, यानी कि फर्म को अब जाना चाहिए ग्रोथ की तरफ भी और एक्सपेंशन की तरफ भी है। नेक्स्ट वन इज अ डिफेंसिव पोजीशन रिकमेंड्स। एक डिफेंसिव पोजीशन क्या रिकमेंड करती है? कॉस्ट रिडक्शन एंड रिट्रेंचमेंट, कॉस्ट के अंदर कमी लेकर आना, रिट्रेंचमेंट करना। सो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड
प्रोटेक्टिंग द बिजनेस। डिफेंसिव स्ट्रेटजीज ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके अंदर कॉस्ट को कम से कम किया जाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है, यानी कि कम से कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हासिल किया जाए और बिजनेस को बचाया जाता है। नेक्स्ट वन इज BCG मैट्रिक्स यूजेस। अब BCG मैट्रिक्स जो कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मैट्रिक्स है, अब इसमें यूज़ की जाती हैं दो चीज़ें, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। एक तरफ मार्केट ग्रोथ है तो एक तरफ मार्केट शेयर है। सो मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। सो BCG मैट्रिक्स क्लासीफाई बिजनेस यूनिट्स बेस्ड ऑन मार्केट ग्रोथ एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। अब ये जो है BCG मैट्रिक्स में 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है प्रोडक्ट्स को या फिर बिजनेसेस को, और वो बेस करता है एक तरफ मार्केट ग्रोथ रेट के ऊपर और एक रिलेटिव मार्केट शेयर के ऊपर। एक तरफ मार्केट ग्रोथ रेट बताया जाता है कि उस प्रोडक्ट का मार्केट ग्रोथ रेट कितना है और रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है। नेक्स्ट वन ये क्या, स्टार इन BCG मैट्रिक्स हैज़। अब एक स्टार प्रोडक्ट जो होती है या स्टार बिजनेस होता है BCG मैट्रिक्स में, वो किस तरह का होता है, हाई ग्रोथ एंड हाई शेयर। तो दोनों ही चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा होती हैं, ग्रोथ भी उसकी अच्छी होती है और शेयर भी बहुत हाई होता है। सो स्टार आर मार्केट लीडर इन फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। ये मार्केट लीडर होते हैं अगर हम देखें फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट वन इज कैश काउ जनरेट। इसके मुकाबले में कैश काउ देखें तो क्या है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। अब उससे कैश फ्लो बहुत ज़्यादा मिलता है, स्टार की तरह तो नहीं है ये, लेकिन क्या है कि इसमें ग्रोथ तो नहीं है लेकिन इसकी मार्केट शेयर पहले से ही ज़्यादा है, तो इससे कैश जनरेट हो रहा था। सो कैश का जनरेट एक्सेस कैश बिकॉज दे हैव हाई मार्केट शेयर इन मैच्योर मार्केट। तो इससे बहुत ज़्यादा कैश जनरेट होता है क्योंकि इनका हाई मार्केट शेयर होता है मेच्योर मार्केट्स में। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन मार्क्स आर करेक्टराइज बाय। जो क्वेश्चन मार्क होते हैं BCG मैट्रिक्स में, उसमें क्या होता है कि हाई ग्रोथ रेट बट लो मार्केट शेयर। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन मार्केट शेयर लो है। सो क्वेश्चन मार्क्स ऑपरेट इन ग्रोइंग मार्केट बट हैव अ वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन। एक ऐसी मार्केट में होता है ये जहाँ पर ग्रोथ हो रही है लेकिन वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन होती है। नेक्स्ट वन ये कि डॉग्स इन BCG मैट्रिक्स जनरली हैव। जो डॉग्स होते हैं BCG मैट्रिक्स में आमतौर पर अगर हम देखें तो उनमें क्या होता है, लो ग्रोथ एंड लो मार्केट शेयर। तो डॉग्स ऐसी प्रोडक्ट या ऐसे बिजनेसेस होते हैं उनकी दोनों ही चीज़ें लो होती हैं, मार्केट शेयर भी और वो भी ग्रोथ भी। तो ऐसी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ही डिक्लाइन वाली प्रोडक्ट होती है। सो डॉग्स यूजुअली जनरेट लो प्रॉफिट्स ड्यू टू वीक मार्केट शेयर इन स्लो ग्रोइंग मार्केट। तो ऐसे ही प्रोडक्ट या बिजनेस होते हैं जहाँ पर प्रॉफिट भी लो होता है, तो वीक मार्केट शेयर की वजह से भी, और ये स्लो ग्रोइंग मार्केट्स में होते हैं। नेक्स्ट वन ये कि IE मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन। IE मैट्रिक्स बेस करता है इनमें से किसके ऊपर, IFE एंड EFE स्कोर्स के ऊपर। सो IE मैट्रिक्स जो है वो कंबाइन करता है किसको, इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन और जो एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन के स्कोर्स होते हैं इन दोनों स्कोर्स को। नेक्स्ट वन ये कि द मिडिल सेल्स ऑफ IE मैट्रिक्स जनरली सजेस्ट। अब जो मिडिल सेल होता है IE मैट्रिक्स का आमतौर पर हम देखें तो वो क्या बताता है, वो बताता है होल्ड एंड मेंटेन। सो बिजनेसेस इन द मिडिल सेल्स शुड मेंटेन देयर करंट पोजीशन वाइल मेकिंग ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। तो जो मिडिल सेल में होते हैं बिजनेसेस उनको मेंटेन करना चाहिए, एक तो ये कि अपनी करंट पोजीशन को बरकरार रखें, साथ में वो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करते रहें। नेक्स्ट वन इज ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन। ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स जो वो बेस करता है इनमें से किसके ऊपर, द आंसर इज कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड मार्केट ग्रोथ। जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है और मार्केट ग्रोथ है, सो इट इवैल्यूएट्स फर्म्स अकॉर्डिंग टू मार्केट ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन। तो ये फर्म को इवैल्यूएट करता है, एग्जामिन करता है मार्केट ग्रोथ के मुताबिक और जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन होती है। नेक्स्ट वन इज फर्म्स इन क्वाड्रेंट 1 शुड परस्यू। अब जो क्वाड्रेंट 1 वाली फर्म होती है उनको परस्यू करना चाहिए क्या, एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज। एग्रेसिव जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है। सो क्वाड्रेंट 1 फर्म्स आर इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड शुड कंटिन्यू स्पेंडिंग। क्वाड्रेंट 1 वाली जो फर्म्स होती हैं वो उनकी पोजीशन भी मजबूत होती है और उनको एक्सपेंडिंग की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट ये कि क्वाड्रेंट 4 फर्म्स हैव। क्वाड्रेंट 4 फर्म को अगर हम देखें तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन स्लो ग्रोथ। उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ स्लो है। सो दीज फर्म्स आर स्ट्रॉन्ग बट ऑपरेट इन स्लोइंग मार्केट। सो डाइवर्सिफिकेशन इज़ ऑफन रिकमेंडेड। सो ये जो फर्म्स होती हैं ये स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन ऑपरेट करती हैं स्लो ग्रोथ मार्केट में, तो इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन जो रेकमेंडेड है। जब डाइवर्सिफिकेशन होती है तो एक जगह सारा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए, सारी इन्वेस्टमेंट नहीं किए जाए। नेक्स्ट ये कि QSPM स्टैंड्स फॉर। अब QSPM एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म देखें तो क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। सो QSPM ऑब्जेक्टिवली कंपेयर्स अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज यूजिंग की इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। QSPM में ऑब्जेक्टिवली तौर पर अगर हम देखें कंपेयर किया जाता है जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट ये कि QSPM हेल्प्स मैनेजर्स। अब QSPM जो वो मदद करता है मैनेजर्स को किस तरीके से चूज़ अमंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ के अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ के दरमियान जो वो चूज़ किया जाए। सो इट आइडेंटिफाइज द मोस्ट अट्रैक्टिव स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन वेटेड स्कोर्स
ये आइडेंटिफाई करता है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव स्ट्रेटजी होती है और वो बेस करती है वेटेड स्कोर्स के ऊपर। नेक्स्ट ये कि अट्रैक्टिवनेस स्कोर इन QSPM रेंज फ्रॉम, अब जो अट्रैक्टिवनेस स्कोर होता है QSPM में अगर हम देखें तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to 4 होता है वो। सो अट्रैक्टिवनेस स्कोर रेंज फ्रॉम 1 नॉट अट्रैक्टिव टू 4 हाईली अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिवनेस स्कोर की रेंज होगी 1 से लेकर 4 तक। 1 जो है वो नॉट अट्रैक्टिव और 4 जो है वो हाईली अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट वन ये कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इज़ ऑफन कंसिडर, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन को अगर हम देखें तो वो अक्सर कंसिडर किया जाता है क्या, मोर डिफ़िकल्ट दैन फॉर्मुलेशन, जितना उसको बनाना मुश्किल है उससे ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि कई सारे हर्डल्स और रुकावटें आती हैं। रुकावटें ना हो तो आसान होगा, लेकिन कई सारी रुकावटें होने की वजह से जो है वो मुश्किल हो जाती है उसको इम्प्लीमेंट करने में। सो इम्प्लीमेंटिंग ए स्ट्रेटजी रिक्वायर्स इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, कोऑर्डिनेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उन सारे रुकावटों को रोकने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी होता है क्या, कि इफ़ेक्टिव हो एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्ट्रेटजी को तो आपस में कोऑर्डिनेशन हो एम्प्लॉइज़ का और रिसोर्स मैनेजमेंट हो। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्स, तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इनमें से क्या रिक्वायर करता है, एक्शन एंड एग्जीक्यूशन। एक्शन हो जब इम्प्लीमेंट हो रही है और एग्जीक्यूट किया जाए, सो सक्सेस डिपेंड्स ऑन पुटिंग स्ट्रेटेजिक प्लान्स इनटू एक्शन। कामयाबी इसी चीज़ में कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं उनको एक्शन में लेकर आएँ, अब उसको अमली तौर पर करें। नेक्स्ट है कि एनुअल ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग, अब जो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अगर हम देखें वो ख़ास तौर पे अहम होते हैं इनमें से किसके दरमियान, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अब स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन की जा रही है, सो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स गाइड डिपार्टमेंट टूवर्ड अचीविंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स। एनुअल ऑब्जेक्टिव गाइड करते हैं डिपार्टमेंट्स को कि अचीव करें वो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको। नेक्स्ट वन इज़ रिसोर्स एलोकेशन इन्वॉल्व्स, रिसोर्स एलोकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, यानी कि एलोकेट की जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिसोर्सेज को। रिसोर्स एलोकेशन की बात होगी तो रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा, यानी कि रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो इट इंश्योर्स रिसोर्सेज आर असाइंड वेयर दे आर मोस्ट नीडेड। तो इसका मतलब यही है कि रिसोर्सेज को वहाँ असाइन किया जाए वहाँ जहाँ ज़रूरत है, जिन इदारों में, इनकी जो डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर जो जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है उनको असाइन किया जाए। नेक्स्ट ये कि स्केर्स रिसोर्सेज रिक्वायर, अगर रिसोर्सेज स्केर्स हैं, बहुत कम है, मतलब उस लिमिटेड है उसकी तादाद, तो क्या किया जाए, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन की जाए। उससे क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़, अपनी प्रायोरिटीज़ बनाई जाए, ज़्यादा ज़रूरत किसको है कौन से रिसोर्स की। नेक्स्ट ये कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस चीज़ का तयन करता है इनमें से किस चीज़ का, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सो इट डिफाइंस अथॉरिटी, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग लाइन, ये डिफाइन करता है अथॉरिटी भी, कम्युनिकेशन को भी, और जो अथॉरिटी रिपोर्टिंग लाइन होती है। नेक्स्ट ये कि फंक्शनल स्ट्रक्चर ग्रुप्स एक्टिविटी बाय, फंक्शनल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो वहाँ पर ग्रुपिंग की जाती है, एक्टिविटीज़ की ग्रुप्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से, फंक्शंस के ज़रिए। So employees are grouped according to function like HR, finance and marketing, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है ग्रुप करना या डिपार्टमेंटलाइजेशन करना फंक्शन की बेस के ऊपर। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं तो उसमें फंक्शंस के हिसाब से ही डिपार्टमेंट्स वगैरह बनाए होते हैं, ग्रुप्स बनाए होते हैं। तो जैसे कि HR का बना दिया ग्रुप, या डिपार्टमेंट फाइनेंस का बना दिया, मार्केटिंग का बना दिया, इसी तरह IT का बना दिया, प्रोडक्शन का बना दिया। तो ये सारे फंक्शंस के ऊपर बेस करता है। नाउ डिविजनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर, अब डिविजनल स्ट्रक्चर को हम देखें तो सूटेबल है इनमें से किसके लिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मार्केट, बहुत सारी प्रोडक्ट्स या मार्केट के लिए। सो डिविजनल स्ट्रक्चर इम्प्रूव्स मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और जोग्राफिक मार्केट, डिविजनल स्ट्रक्चर बेहतर बनाता है मैनेजमेंट जो होती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की भी, या फिर जो जोग्राफिक मार्केट्स होती है। नेक्स्ट ये कि री इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन, अब री इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं तो उससे मुराद इनमें से क्या है, वो है रेडिकल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करना, रेडिकल प्रोसेस जो है बेहतरी बनाना। सो री इंजीनियरिंग रीडिज़ाइंस बिजनेस प्रोसेसेस टू अचीव मेजर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। री इंजीनियरिंग जो है वो डिज़ाइन करता है बिजनेस प्रोसेसेस ताकि हासिल किया जाए जो मेजर जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी है यानी कि। नेक्स्ट है कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफन इन्वॉल्व्स, रीस्ट्रक्चरिंग में अक्सर होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल रीडिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशनल रीडिज़ाइन होता है। सो रीस्ट्रक्चरिंग चेंजेस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो तब्दील करता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ताकि बेहतर कर सके जो भी एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन स्ट्रेटजी मस्ट सपोर्ट, ऑपरेशन स्ट्रेटजी लाजमी तौर पर सपोर्ट करें इनमें से किस चीज़ को, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को सपोर्ट करे। सो ऑपरेशन शुड अलाइन विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशन जो है वो
जो मुकम्मल जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैं उसके मुताबिक होने चाहिए। नेक्स्ट ये कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स आर ऑफन रिलेटेड टू, टेक्नोलॉजी अपग्रेड जो अक्सर रिलेट करते हैं में से किसके साथ, ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन के साथ। सो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर बनाती है एक तो प्रोडक्टिविटी को, क्वालिटी को भी, और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट है कि मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स, अब मार्केट सेगमेंटेशन की हम बात करते हैं तो इसका क्या मुराद होती है, डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू ग्रुप्स, एक बड़ी मार्केट है उसको मुख्तलिफ जो है वो छोटे ग्रुप्स में तोड़ दिया जाए। सो सेगमेंटेशन डिवाइड्स कस्टमर इनटू ग्रुप्स विद सिमिलर नीड, सेगमेंटेशन जो वो कस्टमर्स को डिवाइड करता है ग्रुप्स के अंदर एक जैसी नीड्स के साथ। नेक्स्ट है कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इंक्लूड्स, अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की हम बात करते हैं तो उसमें इनमें से क्या शामिल है, द आंसर इज एज एंड इनकम, इसमें एज भी आ जाती है, इनकम भी आती है। सो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स इंक्लूड एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में जो वो एज भी आ गई, जेंडर भी आ गई, इनकम भी आ गई, एजुकेशन भी आ गया और ऑक्यूपेशन भी आ गया। नेक्स्ट है कि द मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ, मार्केटिंग मिक्स की अगर हम बात करें इनमें से क्या है, वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4 पीस जो होते हैं, बेसिक जो पीस हैं 4 होते हैं, आगे चल के जो वो एडवांस लेवल पे 7 भी आते हैं, लेकिन जो बेसिक मार्केटिंग मिक्स है उसमें 4 पीस हैं। सो दीज आर कोर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कोर एलिमेंट्स होते हैं, बुनियादी जो होते हैं। नेक्स्ट ये कि प्रमोशन रेफर्स टू, प्रमोशन से मुराद इनमें से क्या है, कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, प्रमोशन के ज़रिए कस्टमर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, उनको बताया जा रहा होता है, पैगाम दिया जा रहा होता है। सो प्रमोशन इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस एंड पर्सनल सेलिंग, प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है, एडवर्टाइज़ करना, सेल्स प्रमोशन भी आता है, पब्लिक रिलेशन भी और पर्सनल सेलिंग भी आता है। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल रेशियोज हेल्प मैनेजर्स, फाइनेंशियल रेशियो मदद करता है मैनेजर्स को क्या करने में, एवेल्यूएट परफॉर्मेंस, एवेल्यूएट करने में, एग्जामिन करने में परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल रेशियोज मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल रेशियो मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी, इसके मदद से जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है प्रॉफिट का, लिक्विडिटी का कि कितना लिक्विड है, कितना कैश वगैरह मौजूद है कि हम जो है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सकें। इसके अलावा एफिशिएंसी का कि कितने इनपुट से कितना आउटपुट हासिल हो रहा है। फाइनेंशियल हेल्थ भी कि फाइनेंशियल तौर पे क्या पोजीशन चल रही है, कितनी मतलब यानी कि जो हेल्थ है वो बेहतर है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इन्वॉल्व, कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस की हम बात करते हैं तो उसमें क्या शामिल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाता है यानी कि कई सालों की। सो कैपिटल बजटिंग एवेल्यूएट्स इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एंड एसेट्स, कैपिटल बजटिंग में एवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है जो इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में और एसेट्स में है। नेक्स्ट है कि R&D कॉन्ट्रीब्यूट टू, R&D का कॉन्ट्रीब्यूशन जो इनमें से क्या होता है, इनोवेशन में होता है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रिएट्स न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, तो इसी के ज़रिए नई प्रोडक्ट्स बनाई जाती है, सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट ये कि सक्सेसफुल R&D कैन क्रिएट, सक्सेसफुल जो कामयाब R&D होती है उससे क्या होता है, क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज होता है। सो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस स्ट्रेंथन आ फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होगी और प्रोसेसेस होगा उससे मजबूत होगी फर्म की कॉम्पिटिटिव पोजीशन। नेक्स्ट है कि स्ट्रेटजी इवोल्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज स्ट्रेटजी इवोल्यूशन ज़रूरी है इनमें से किसकी वजह से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी चेंज होते हैं, तब्दील होते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट रिव्यू स्ट्रेटजीज रेगुलरली एज बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज, ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी तौर पर रिव्यू करना चाहिए स्ट्रेटजीज़ को रेगुलर बेसिस के ऊपर, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तब्दील होता है। नेक्स्ट ये द 3 मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ स्ट्रेटजी इवैल्यूएशंस आर, 3 जो मेजर एक्टिविटी होती है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन की, एग्जामिनेशन की, वो इनमें से क्या होती हैं, रिव्यूइंग, मेजरिंग, करेक्टिव एक्शन, रिव्यू किया जाए, मेजर किया जाए और करेक्टिव एक्शन लिया जाए। सो स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स रिव्यू परफॉर्मेंस को रिव्यू करें, मेजरिंग रिजल्ट जो उनको मेजर करें एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, और जहाँ पर ज़रूरत है करेक्टिव एक्शंस की वहाँ पर करेक्टिव एक्शन लिए जाएँ। सो करेक्टिव एक्शंस आर टेकन व्हेन, अब करेक्टिव एक्शन लिए कब जाते हैं, कहाँ पे ज़रूरत होगी, परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, परफॉर्मेंस जब वो उससे हट के एक्सपेक्टेशन से उससे ख़राब है, जितनी भी ख़राब होगी उससे उस हिसाब से फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे। सो करेक्टिव एक्शन हेल्प्स ब्रिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस बैक इन लाइन विद प्लान ऑब्जेक्टिव, करेक्टिव एक्शन के ज़रिए ही एक्चुअल परफॉर्मेंस को बहाल किया जाएगा जो प्लान ऑब्जेक्टिव है उसके मुताबिक। नेक्स्ट ये कि
पोर्टर्स वैल्यू चेन आइडेंटिफाइज, पोर्टर वैल्यू चेन आइडेंटिफाई करते हैं इनमें से क्या एक्टिविटीज़ क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू, वो एक्टिविटीज़ जो कि क्रिएट कर रही हैं कस्टमर वैल्यू। सो द वैल्यू चेन आइडेंटिफाइज एक्टिविटीज़ डेट एड वैल्यू एंड क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। वैल्यू चेन आइडेंटिफाई करता है एक्टिविटीज़ को जो कि वैल्यू बढ़ाती हैं और क्रिएट करती हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक इज़ अ, इनबाउंड लॉजिस्टिक इनमें से क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है, बुनियादी एक्टिविटी जो होती है। इनबाउंड लॉजिस्टिक इंक्लूड्स रिसीविंग स्टोरिंग एंड हैंडलिंग रॉ मटेरियल। इनबाउंड लॉजिस्टिक में ये शामिल होता है क्या, रिसीव करें, स्टोर करें, हैंडल करें जो रॉ मटेरियल है, जो खाम माल होता है। नेक्स्ट ये कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ क्लासिफाइड एट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि HRM है इसको क्लासीफाई किया जाता है इनमें से किसके तौर पर, सपोर्ट एक्टिविटी के तौर पर। सो HR मैनेजमेंट सपोर्ट्स ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज़ बाय मैनेजिंग एम्प्लॉय इफेक्टिवली। HR एक्टिविटीज़ जो होती है ह्यूमन रिसोर्स की, वो सपोर्ट करती है तमाम जितनी भी बुनियादी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनेज करते हुए तमाम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इफेक्टिवली तौर पर। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड यूजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है इनमें से किसका इस्तेमाल करते हुए, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स का। ऑब्जेक्टिव्स जो मकासद हैं और जो नताइज हैं। सो परफॉर्मेंस इज इवेल्यूटेड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। परफॉर्मेंस को इवेल्यूट किया जाता है कंपेयर करते हुए एक्चुअल रिजल्ट जो असल नताइज होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। नेक्स्ट वन इज़ एन इफेक्टिव इवेल्यूशन सिस्टम शुड बी, एक जो इफेक्टिव इवेल्यूशन सिस्टम है वो इनमें से क्या होना चाहिए, टाइमली एंड प्रैक्टिकल, एक तो वक्त पे हो और प्रैक्टिकली हो। सो अ गुड इवेल्यूशन सिस्टम प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्टली एंड इज़ ईजी टू यूज़। एक अच्छा इवेल्यूशन सिस्टम जो वो मुहैया करता है, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है प्रॉम्प्टली तौर पर भी और आसान होता है वो यूज़ करना। नाउ अ गुड स्ट्रेटजी एवेल्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड, एक अच्छा जो स्ट्रेटजी एवेल्यूशन सिस्टम इसको प्रोवाइड करना चाहिए क्या, यूज़फुल फीडबैक फॉर करेक्टिव एक्शन, यूज़फुल फीडबैक हो करेक्टिव एक्शन के लिए। सो इफेक्टिव इवेल्यूशन सिस्टम्स प्रोवाइड फीडबैक दैट हेल्प मैनेजर इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड अचीव स्ट्रेटजिक गोल्स। इफेक्टिव इवेल्यूशन सिस्टम प्रोवाइड करता है फीडबैक जो कि मैनेजर्स को मदद करता है बेहतर बनाने में फ्यूचर परफॉर्मेंस भी और अचीव करने में स्ट्रेटजिक गोल्स। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।